हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो आपको पता है इम्पॉर्टेंट तो मेरी सारी वीडियो होती है भाई, ये तो सबको पता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके केमिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर का। ठीक है, BCSCT आपको पता है इसकी सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो क्या हो जाता है ना, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो जाती हूँ जिसकी वजह से मैं लेक्चर ही रिकॉर्ड नहीं करती यार। इस वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है और कभी कभी बाहर चली जाती हूँ। तो उसमें मेन रीज़न मेरा कभी कभी आलसपन भी होता है। ठीक है, तो आलसी तो मैं नहीं हूँ खैर, पर कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। हम नेक्स्ट यूनिट इसका कवर करने वाले हैं, होपफुली 3-4 दिन और इसके में फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस पे मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया, इतना आपका केमिस्ट्री 149 में नहीं लगा था जितना मैंने इस पर टाइम लगा दिया। बाकी स्ट्रैटेजी सेशन की मैं बात कर रही हूँ कि हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, कैसा कुछ बता देती हूँ यार, इसमें क्या डिले करना है कि 1 वीक का हम टारगेट रखेंगे आपके। ठीक है, 1 वीक का टारगेट होगा। ठीक है, 1 वीक में हम एक कोड करेंगे। ठीक है, 1 वीक में एक कोड। तो इसके बाद जो मैं नेक्स्ट कोड लाऊं, देखो मैंने जूलॉजी 131 भी चालू कर दिया, उसके 2 पार्ट आ गए हैं। फिज़िक्स के भी 2 पार्ट आ चुके हैं 143 का। केमिस्ट्री के भी 2 पार्ट आ चुके हैं 141 का। उसके बाद आपका एक बॉटनी 137 है शायद, उसका एक पार्ट आ चुका है यार। अब किसको कंटिन्यू करना है वो आप पर डिपेंड करता है, तो आप मुझे कमेंट में बताना ज़रूर कि मैं कौन सा जो है कंटिन्यू करूँ। बाकी 1 वीक का टारगेट होगा हर एक कोड का, 1 वीक में एक कोड हम निपटा देंगे। ठीक है, और आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट खुशखबरी मैं सुनाना चाहूँगी। वो खुशखबरी ये है कि आपका सिलेबस में अक्टूबर, ठीक है अभी क्या चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक होपफुली सारे कोड निपटा दूँ। तो अपने अपने कोड जल्दी जल्दी भर दो। ठीक है, अपने अपने कोड भर दो, एक एक वीक में हम उसको निपटाते हुए चलेंगे। और आपको क्या करना है, शेयर करना है यार, कम ऑन, इतना तो कर सकते हो मेरे लिए, शेयर, लाइक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब, ओके। सो जोक्स अपार्ट, सब्सक्राइब भी करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए है वो है सब्सक्राइब। ठीक है, और आपका पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें करूँगी जो भी करना है, जैसे आपका PYQ। ठीक है, तो PYQ की सीरीज़ भी चलेगी यार। ठीक है, सॉल्व कराने वाली हूँ मैं आपकी PYQ भी, ऊपर से आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ जो मैं लाती हूँ। ठीक है, मतलब मैंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की थी वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू ही की थी, और उसके बाद मैंने लेक्चर देना शुरू किया। ठीक है, तो वो भी स्टार्ट होगी आपकी अक्टूबर तक। होपफुली हम सारी चीज़ यहाँ पर निपटा देंगे, फिर आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल जाएगी, PYQ सीरीज़ चल जाएगी। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करो, अपने अपने कोड मेंशन कर दीजिए जो भी कमेंट में आपको करवाने हैं। ठीक है, 1 वीक का टारगेट लेके चलेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी सेशन तो बनता है यार व्यूज़ पाने के लिए। ठीक है, स्ट्रैटेजी सेशन मैं बनाऊंगी, उसको ज़रूर देखिएगा आप। उसके बाद कमेंट में ज़रूर लिखना कौन सा पहले मैं आपका कोड कराऊँ, 1 वीक में एक निपटारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद तो मैं टाइमिंग बता देती हूँ, जैसे कि हमेशा बताती हूँ, 11:56 हो रहे हैं। ठीक है, 11:56, हिंदी भी आती है मुझे। 11:56 यानी कि अप्रॉक्स आपके 12 बजने वाले हैं, और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। 1 घंटे तक का मैं सेशन रिकॉर्ड करूँगी, उसके बाद आपका अपलोड करूँगी, तो एट नाइट ही आएगा, आप मॉर्निंग में देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी डिले। चलिए जी, आपका केमिस्ट्री 133, देखो सबसे पहले थोड़ा सा रीकैप ले लेते हैं। आपको सबसे पहले जो मैंने यूनिट्स में पढ़ाया था वो केमिकल एनर्जेटिक्स के बारे में पढ़ाया था, यानी कि आपकी कुछ एनर्जी के थ्री, एनर्जी आपकी एज द फॉर्म ऑफ हीट आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, हीट क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, तो वो किसके थ्रू हो रही है, आपका थर्मोडाइनमिक सिस्टम होता है। थर्मोडाइनमिक आपने सबसे पहले जो यूनिट में पढ़ा था ब्लॉक 1 के, उसमें आपने थर्मोडाइनमिक्स के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद आपने इक्लिब्रिया इसका नेक्स्ट है, जहाँ पे आपने केमिकल इक्लिब्रियम के बारे में पढ़ा कि आपकी एक रिएक्शन कैसे एक इक्लिब्रियम में है। उसके लिए आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल होती है, तो उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। आपने उसके बाद के इक्विलिब्रियम निकाला, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का, किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का जो रन कर रही है, जो हो रही है, उसमें हम क्या लिखते हैं, के इक्विलिब्रियम लिखते हैं। उसी तरीके से आप क्यू इक्विलिब्रियम लिखते हो, यानी QC जिसे बोलते हैं, जिसे रिएक्शन क्वेश्चन कहते हैं हम। रिएक्शन क्वेश्चन जो होता है आपका, वो जब आपका कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ना हो, तब उसके लिए जो लिखा जाता है वो आपका लिखा जाता है क्यू। ठीक है, क्यू है, क्यू नहीं है। ठीक है,
तो आपका क्यू है दैट इज़ रिएक्शन क्वेश्चन। तो रिएक्शन क्वेश्चन उसके रिलेशनशिप, ओ गॉड, रिलेशनशिप की बात फिर से आ चुकी है, आपको हर जगह मिलेगी। रिलेशनशिप में हम यहाँ पे जो के इक्विलिब्रियम है और क्यू के बीच में क्या रिलेशन है, अगर के ज़्यादा है के इक्विलिब्रियम में तो कौन सी रिएक्शन होगी, अगर दोनों बराबर है तो कैसी होगी, एक कम है एक ज़्यादा है तो कैसी होगी। सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा है वो देखिए। तो यहाँ पे हमें जो आज पढ़ना है वो पढ़ना है आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, जहाँ पे हम आयंस का खेल देखेंगे। पहले तो केमिकल का खेल देखा आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप क्या कर रहे हो, रेट लिख रहे हो, फॉरवर्ड रिएक्शन लिख रहे हो, बैकवर्ड रिएक्शन लिख रहे हो। अगर हमने ली चटेरियल प्रिंसिपल पढ़ा हमने कि अगर हम कोई भी अलग से डिस्टर्बेंस करना चाह रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो ली चटेरियल प्रिंसिपल जो उस डिस्टर्बेंस को अपोज करता है दैट इज़ ली चटेरियल प्रिंसिपल। ली चटेरियल प्रिंसिपल में क्या होता है कि आप इनर्ट गैस ऐड करते हो तो क्या इफेक्ट है, वॉल्यूम, आपने कंसनट्रेशन ऐड किया, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया या घटा दिया तो क्या चेंजेस आते हैं इक्विलिब्रियम में, वॉल्यूम में, प्रेशर में क्या क्या चेंज करते हो उससे क्या चेंज आता है, दैट्स ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इससे पहले लेक्चर में केमिकल इक्विलिब्रियम के 2 पार्ट थे आपके, यूनिट 5 यूनिट 6 वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ स्टार्ट करेंगे हम आयनिक इक्विलिब्रियम से। आयनिक इक्विलिब्रियम में यूनिट 7 से स्टार्ट। तो यहाँ पर आपका आयनिक इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे थे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो यहाँ पे देखिए आप इक्विलिब्रियम के यहाँ पे 3 चैप्टर दिए हुए हैं आपका, यूनिट 7। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आपका यूनिट नंबर 7, जहाँ पे आपको पढ़ना है आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम में देखो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आखिर आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है बेसिकली। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आपका क्या होता है, डिसोसिएशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। जैसे भी कोई भी केमिकल रिएक्शन है, आपका हमने HCl लिया, इसमें क्या किया आपने, ये रिएक्शन करा रहे हो तो डिसोसिएशन का मतलब क्या हो रहा है, टूटना। तो HCl किस में टूट जाएगा, H+ और आपका Cl- में, दैट इज डिसोसिएशन, ठीक है। डिसोसिएशन और दूसरी चीज़ अनडिसोसिएशन, यानी कि आपकी डिसोसिएशन नहीं हुई है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होती है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होती है किसके बीच में, बिटवीन आपके डिसोशिएटेड पार्ट एंड अनडिसोशिएटेड पार्ट इज नॉन एज आयनिक इक्विलिब्रियम। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने देखा, एग्जाम्पल में बता देती हूँ आपका आयनिक इक्विलिब्रियम कैसे होगा। जैसे आपके पास CH3C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, ये आपका क्या है, अनडिसोशिएटेड पार्ट है, ये टूटा नहीं, ठीक है, अनडिसोशिएटेड है। हमने केमिकल रिएक्शन कराई तो किस में टूट गया, CH3C डबल बॉन्ड O- प्लस में H+ में टूट गया, ठीक है, ये क्या हो गया, अनडिसोशिएटेड पार्ट। तो इक्विलिब्रियम आपके किसके बीच में आ रहा है, डिसोशिएटेड पार्ट में और अनडिसोशिएटेड पार्ट के बीच का जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, दैट्स फिनोमेना इज नॉन एज आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, हम चैप्टर पे आते हैं यार। तो देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको क्या पढ़ना है, सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम में, ये आयनिक इक्विलिब्रियम पे चलते हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले बेसिकली आपको जो मैं हर बार बताती हूँ कि क्या क्या हमको पढ़ना होता है, उसके बारे में गो थ्रू होना इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद देखोगे आप इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके बाद देखोगे आप स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट जो आपके टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। फिर आप डिग्री ऑफ आयनाइजेशन देखोगे, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग देखोगे, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं। फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखोगे, जिसमें ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आता है। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आपका इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपका आता है। उसके बाद आपका थ्योरी, जो थ्योरीज हैं आपकी, अर्हीनियस ने एसिड एंड बेस के बारे में क्या बताया कि एसिड क्या होगा, बेस क्या होगा। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड ने क्या बताया, थ्योरी ने क्या बताया कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। लुइस थ्योरी ने आपने पढ़ा होगा, लुइस एसिड लुइस बेस, ठीक है, सबने पढ़ा होगा क्लास कौन से 11th में, ठीक है। इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर नंबर 7 ही एक्चुअली क्लास 11th में, ठीक है, यहाँ भी चैप्टर नंबर 7 है। आयनिक प्रोडक्ट आप देखोगे KW में आपका pH जो होगा पहले निकालोगे, फिर आयनिक प्रोडक्ट आप वाटर का देखोगे, दैट इज KW, ठीक है। तो हम उसको KW से रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी भी चीज़ में अगर हम pH लिखते हैं तो pH आपका जो होता है क्या होता है, आप बोलेंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, दैट्स रॉन्ग, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं है। आपका जो pH होता है वो होता है माइनस लॉग H+ की कंसेंट्रेशन, ये होता है बेसिकली आपका pH। आप जब केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल देंगे वहाँ पर भी आपका जो लॉग वाला चैप्टर है pH वाला, वो pH कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में, किसी शैम्पू में और कोल्ड ड्रिंक्स में, ठीक है, उसका pH कैलकुलेट करने के लिए आते हैं, कितना pH होता है, ठीक है। pH के बारे में आप तो गो थ्रू हुए होंगे कि pH जो होता है अगर 7 के बराबर है तो न्यूट्रल है, और अगर लेस देन 7 है तो एसिडिक है, ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक है, ठीक है, ऐसे
उल्टा बोल दिया क्या मैंने? चलिए, तो यहाँ पे आपका पीएच के बारे में तो आपका पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपको पीएच स्केल भी देखना है, यहाँ पर ही यहीं पर है, ठीक है। आपको पीएच स्केल देखना है। पीएच स्केल में आपको 14 तक होते हैं, ठीक है, नंबर। और जब आपके पीएच स्केल में जो आप 7 तक देखते हो, यानी कि 1 से 14 तक देखते हो, वो आपका 298 केल्विन यानी कि रूम टेम्परेचर पर वो कैलकुलेशन की जाती है कि आपका जो है पीएच अगर 7 है, अगर आपका pH 7 है इसका मतलब आपका न्यूट्रल है, और अगर pH आपका लेस देन 7 है तो एसिडिक है, pH ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके 298 केल्विन पे की जाती है कैलकुलेट। उसके बाद आपका समरी एंड टर्मिनल क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप सारी चीज़ें पढ़ के आ चुके हो। देखो, आपने टाइप्स एंड सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में आप सारी चीज़ें पढ़ के आए हो। जहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में आप बात करोगे ना, उसमें आयंस प्रेजेंट होंगे, आयनिक स्पीशीज प्रेजेंट होगी जिसमें आयंस दिख रहे होंगे। आयंस लाइक प्लस माइनस, ये जो आयंस होते हैं ना, जैसे H+ आयंस हो गए, Cl- आयन हो गए, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट इज आयनिक फॉर्म। ये आयनिक स्पीशीज की आप बात करोगे तो उसमें हम वो पढ़ेंगे, कौन सा? आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि आपका पीएच क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आपकी आती है इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो, कोई भी सब्सटेंस जो यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपके ब्लैंक स्लाइड का यूज़ करते हुए चलती हूँ मैं, आपके जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे कि आपका नाम है, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके कंप्लीटली आयंस में टूट जाते हैं। कोई भी आपका कोई भी कंपाउंड है वो एक कंप्लीटली आयंस में टूट जाएगा, ठीक है, कंप्लीटली आयंस में टूट जाएंगे, कंप्लीट आयंस में, वो आपके क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका HCl है। HCl क्या हुआ? H+ और Cl- की कंप्लीट आयंस में टूट गया, कोई हाफ नहीं है, कोई पूरा, कोई दो नहीं है, आपका HCl कंप्लीटली H+ और Cl- में टूट गया, कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया, कंप्लीटली आयनाइज हो गया। तो ये क्या हो गया? आपका इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया। उसी तरह बेसिकली आपका जो नेक्स्ट होता है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो कि आपका कंप्लीटली कंपोनेंट्स ऑफ आयंस में डिसोशिएट ना हो, यानी कंप्लीटली डिसोशिएट ना हो, कुछ ना कुछ रह जाए। फॉर एग्जांपल आपका देखो, एक रिएक्शन ले लेते हैं, NH2CONH2, ठीक है, ये सॉलिड है, इसको हमने तोड़ा तो ये NH2CONH2 एक्वस में टूट गया, पूरा डिसोशिएट नहीं हुआ। डिसोशिएट होने का मतलब क्या? NH2+ या फिर CO- इस तरीके से टूटना चाहिए था। तो ये क्या है? सॉलिड से एक्वस फेज में चला गया, कंप्लीटली डिसोशिएट तो नहीं हुआ है ना, तो ये क्या है? आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे इसके वो भी देख सकते हो आप, डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम आ जाइए, ठीक है। You must aware one should not operate electrical equipment hands or while standing in water. Have you this? कोई भी काम का नहीं है। कंडक्टिंग नेचर ऑफ वाटर, वाटर को टैप से या फिर रिवर से हम गिरा देते हैं, करंट फ्लो होता है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या है इम्पोर्टेंट यार? इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको समझाया हुआ है कि हमने क्या लिया, वाइड वैरायटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रिकली हमने उसका कंडक्टिंग नेचर रखा था। तो कंडक्टिंग नेचर जो होता है सॉल्यूशन में, वो क्या डिटरमाइन करता है? आपका सॉल्यूट जो है वो वाटर में डिजॉल्व हो गया। एग्जाम्पल के लिए आपने 2 बीकर ले लिया और उसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डिस्टिल वाटर भर लिया, ठीक है। एक बीकर में आपने लिया और दूसरे आपने क्या किया, 2 ग्राम ऑफ शुगर ऐड कर दिया सेकेंड बीकर में, और 2 ग्राम आपने सोडियम क्लोराइड सेकेंड वाले बीकर में, और एक में आपने क्या ऐड किया? शुगर ऐड किया। सो सॉल्यूशन जो होगा शुगर का वाटर में, वो आपका नॉन कंडक्टिंग होगा, और जो सोडियम क्लोराइड होगा वो कंडक्टिंग होगा। तो जो सॉल्यूट आपके एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। ये एक और है आपका, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है डिसोशिएट होने के लिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, यानी कि जो कि एक्वस सॉल्यूशन में आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो कि कंडक्ट ना कर सके, ठीक है। तब आपका अर्हीनियस ने एक्सप्लेन किया था कंडक्टिविटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन का, जिसमें आयनिक थ्योरी ऑफ सॉल्यूशन दिया था। इन्होंने डिसॉल्व किया था पानी के अंदर मूविंग आयंस को, ठीक है। फिर जो कंडक्टिंग नेचर दिखा रहे थे उसके अकॉर्डिंग आपने देख लिया था कि ये आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स आपके होते हैं ना, 2 टाइप में होते हैं। अब आपको क्लासिफिकेशन करना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का।
तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपके कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो मैं बता देती हूँ। जो मैंने आपको बताया वो डेफिनेशन आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का। अब स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स फर्दर आपके दो टाइप में डिवाइड कर दिए हैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जो कि क्या होते हैं आपके क्या होते हैं 100% आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है, 100% आयनाइज हो जाए, स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी नहीं बच रहा, 100% आपके आयनाइज हो गए और यहाँ पे डिसोशिएट हो गए, ठीक है। तो डिसोशिएशन जो होता है यहाँ पे अल्फा 1 होता है, ये आपका डिसोशिएशन कांस्टेंट होता है अल्फा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो 100% आपके डिसोशिएट हो जाएंगे। डिसोशिएट होने के बाद यहाँ पे जो अल्फा डिसोशिएशन कांस्टेंट होता है वो आपका 1 होता है और ये आपका इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, यानी जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जब वो डिसोशिएट करते हैं 100% तो आपका इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन वहाँ पे नहीं आती है। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करना है, जो भी करना है करो। यहाँ पे देखो, द इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक NaCl विच कम्प्लीटली वंस विच आर पार्शली आयनाइज इज कॉल्ड एज वीक। आप देखो जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए और जो पार्शियली आयनाइज होते हैं वो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे दो केसेस दिया हुआ है Na+Cl। अब देखो Na+Cl ये डिसोशिएट हो गए, बिल्कुल अच्छे से डिसोशिएट हो गए और ये आयंस में टूट गए, तो ये आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गए, ठीक है। अब डिसोशिएशन जो होता है यहाँ पे आपका डिसोशिएशन हो गया, ठीक है। अब जो आपको पढ़ना है वो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर मैं बात करूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के सम एग्जांपल भी आप लिख लीजिए अगर आपके पास आ जाता है कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में जो आपका एग्जाम्पल होगा वो होगा HCl, आपको पता है HBr है, HI है, H2SO4 है, ठीक है, बहुत है ये इतना। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं आपके जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में जो आपका एग्जांपल आएगा वो आएगा NaOH। आपको सभी ने पढ़ा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इसका एग्जांपल हो जाता है। अब आपको पढ़ना है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। चलिए, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है यहाँ पे, लेट्स मूव। जो भी मैंने आपको बताया था जो अल्फा टर्म, उसको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कह रहे हैं, यानी कि कितना आयंस आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है या फिर कितना आयन जो होता है वो आपका आयनाइज हो चुका होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज क्वांटिफाइड और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जिसे डिग्री ऑफ डिसोशिएशन कह रहे हैं कि कितना एक कंपाउंड कितना डिसोशिएट हो जाता है, उस टर्म को हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोशिएशन कहते हैं। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट दैट गिवन इन अ सॉल्यूशन, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपके सॉल्यूशन में कितना है, ठीक है। इट हैज़ बीन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आयनाइज इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं आपका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोशिएशन, जो आपका अल्फा होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे आपके इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आपके आयनाइज हो चुके हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कितना हुआ है, वो आपका हो गया। परसेंटेज अगर आपको निकालना होगा कि डिग्री ऑफ डिसोशिएशन की परसेंटेज, तो इंटू 100 कर देंगे, आपका वो कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरी बात करनी होती है वो आपको करनी होती है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपके कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपका अल्फा होता है, अभी मैंने बताया था, और अगर परसेंटेज निकालनी इंटू 100 कर देंगे तो आपका वो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन या फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग, यानी कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बाय डेफिनेशन आर फुली आयनाइज होते हैं, ठीक है। देयर डिग्री ऑफ डिसोशिएशन 1 होता है, पहले मैंने बता दिया था। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट आपका लेस देन 1 होता है, और ये नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स देखो पहले से ही बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, फुल्ली आयनाइज्ड है, अल्फा भी इनका 1 है, तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई भी फैक्टर्स उन पर अफेक्ट नहीं करेगा बेसिकली, ठीक है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन उनकी 1 से कम होती है, तो ये कितने सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं वो सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्वेंट है जिसमें आप सॉल्यूट मिला रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को डिटरमाइन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर सॉल्वेंट आपका हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है तो उसकी आयनाइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी, तो आयनाइजेशन जो होगा इलेक्ट्रोलाइट का वो भी ज़्यादा होगा। वाटर की हाईएस्ट डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, तो ये आयनाइजेशन
तो इनका आयनाइजेशन भी सबसे ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ आपका टेम्परेचर है। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका आता है कि आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला आपका क्या था, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। दूसरा आपका टेम्परेचर, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज करते हैं ना, टेम्परेचर आपका इंक्रीज करो तो वो भी इंक्रीज हो जाता है, यानी कि हायर टेम्परेचर करोगे तो हायर आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तीसरी चीज़ है आपका प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयंस। कॉमन आयंस कैसे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट आपका अफेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग आयन कॉमन इन आयंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो कि ली चैटरल प्रिंसिपल से अगर आप कुछ भी चीज़ कॉमन आयंस प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग किसी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करो, उसको अपोज करने के लिए आपका ली चैटरल प्रिंसिपल आ जाएगा। फोर्थ चीज़ जो है आपकी वो है डाइल्यूशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज होता है जब डाइल्यूशन बढ़ाते हो। डाइल्यूशन का मतलब होता है आप पानी ऐड कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो। पानी ऐड करते जाओगे तो आपकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन जो होगी वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बताना है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है, आयंस का टूटना। डिसोसिएशन का मतलब क्या हो रहा है, इन दोनों में आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट को और ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो को, ठीक है। आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयंस का टूटना, ठीक है। कांस्टेंट कैसे लिखोगे आप, ठीक है। चलिए, तो यू हैव लर्न वीक इलेक्ट्रोलाइट आपने जो देखा था जो कि पार्शियली आयनाइज होते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो होता है आयनाइज एंड अनआयनाइज स्पीशीज के बीच में होता है। मैंने आपको बताया था कि आयनिक इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब क्या है, डिसोशिएटेड या अनडिसोशिएटेड पार्ट, यानी आयनाइज्ड या फिर अनआयनाइज्ड स्पीशीज के बारे में पढ़ने वाली इक्विलिब्रियम को, इनके बीच में जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होती है दैट्स फिनोमेना इज नॉन एज आयनिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट जो है आपके पार्शियली आयनाइज हो रहे हैं, और यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम कहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे हो, आयनाइज और अनआयनाइज्ड स्पीशीज के बीच में। तो इस प्रोसेस को जानने के लिए हमने लिया वीक मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोलाइट AB। वो आयनाइज हुए, यानी कि AB लिया आपने, रिएक्शन कराई तो आयनाइज हो गया A प्लस B माइनस में, ठीक है। आयंस में टूट गए। अब यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल AB आयनाइज होकर के आयंस दे जाता है। तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर में, यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम में लिखना है तो कैसे लिखोगे, AB इक्वस में A प्लस एक्वस और B माइनस में दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो तो कैसे लिखोगे, आपका प्रोडक्ट में क्या है A प्लस और क्या है B माइनस, इसकी कंसंट्रेशन लिखोगे, ठीक है। और आपका रिएक्टेंट में क्या है AB एक्वस, इसकी कंसंट्रेशन लिखोगे तो आपका क्या इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। अब एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एन आयनाइजेशन और डिसोसिएशन रिएक्शन इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन कितना हो रहा है। हायर द आयनाइजेशन हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो आप बिल्कुल केमिकल रिएक्शन जो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ के आए ना कि डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा था उसको भी के से डिटरमाइन किया था। यहाँ पे जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा वो भी के से डिटरमाइन कर रहे हैं। के से डिटरमाइन सेम वही लिख रहे हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख रहे हैं, बस यहाँ पे फर्क इतना है कि आयंस की फॉर्म में आपका टूट रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे आयंस ला रहे हैं। वहाँ पे केमिकल रिएक्शन में आप क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कर रहे थे, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वहाँ पे लग रहे थे, पर यहाँ पे प्लस और माइनस लगेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयंस की बात हम कर रहे हैं। अब इसी के बेस पर आपको पढ़ना है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो। तो ओस्टवाल्ड ने क्या बोला था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, इन द प्रोसेस केमिकल अफिनिटी ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। ओस्टवाल्ड ने पढ़ा लॉ ऑफ मास एक्शन को, आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स के बारे में बताया इन्होंने, एंड सिंपल मैथमेटिक रिलेशनशिप एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इन्होंने डिसोसिएशन, जिसे डिसोसिएशन कहेंगे अल्फा, आयनाइजेशन कहेंगे के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका क्या है, के है। डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड्स की बात करें तो रिलेशनशिप इन्होंने दिया किसमें, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट में। तो वो आपका रिलेशनशिप जो देते हैं वो आपका ओस्टवाल्ड डाइलेशन लो होता है, जो ये वैलिड होता है सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कमजोर लोगों के लिए वैलिड करता है, ठीक है। रिलेशनशिप को आप कैसे लिखोगे, जैसे ये आपका है AB से आपने A प्लस और B माइनस में तोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे आप लिखोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के इक्विलिब्रियम। सबसे पहले जो आपकी टेबल बनती है, देखो ये AB से A प्लस और B माइनस बन गया। इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी, इसको C ले लिया, ये 0 ये भी 0। जब आयनाइजेशन आपने किया तो यहाँ पे -C ले लिया, और अल्फा आपका क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। और यहाँ पे आपका क्या है, 0 0 था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपका C अल्फा हो गया। इक्विलिब्रियम आते ही, यानी जब आपका इक्विलिब्रियम आया तो यहाँ पे C जो है वो 1 माइनस अल्फा हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे 0 0 था इसीलिए C अल्फा हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब इक्विलिब्रियम आ गई है तो यहाँ पे C 1 माइनस अल्फा आ गया, ठीक है। के इक्विलिब्रियम अगर आप लिखोगे, के कांस्टेंट अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख दिया आपने, ठीक है।
लेकिन अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैसे एक्सप्रेशन में लिखोगे, तो के प्रोडक्ट ए प्लस में कितना था आपका सी अल्फा, बी माइनस जो है प्रोडक्ट में सी अल्फा था, ए बी में क्या था सी वन माइनस अल्फा था। तो ये आपका इक्वेशन यहाँ पे बन के आ रहा है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, ये बन के आ रहा है। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको पता है कि अल्फा बहुत ही कम होता है एक से, तो अल्फा को आपने उड़ा दिया एक से कम हो गया, तो बेसिकली आपको क्या बता, ये आपने उड़ा दिया एक से कम हो गया, ये नेग्लेक्ट हो गया नीचे वाला, तो सी अल्फा स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर आप अगर ए निकालते हो जिसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा रूट के बाई सी हो जाएगा। सी अल्फा वन बाई वी आपका वॉल्यूम है सॉल्यूशन में जैसे डालोगे, अगर वॉल्यूम को आप इंक्रीज करते हो डाइल्यूशन में तो यहाँ पे के वी आ जाएगा, जिससे आपका के डैश जो होगा वो रूट के बराबर हो जाएगा लास्ट में। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है जिसको हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो कहते हैं। ठीक है, and implies the degree of ionization of weak electrolyte is directly proportional to the degree of ionization of weak electrolyte directly proportional to the square root of dilution, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ये आपका होता है। ये आपका एक और एक्सप्रेशन है जो इसके अकॉर्डिंग आया ओस्टवाल्ड लो के। आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो, जो भी मैंने आपको बताया था अल्फा वाला, वो आपका है पूरा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, वो बेसिकली आपका है। ठीक है, अब जो आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट चीज़ वो है थ्योरीज। थ्योरीज को मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म में बता देती हूँ, शॉर्ट कट में बता देती हूँ, बिल्कुल एक कट मारेंगे। ठीक है, कैसे कट मारेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो होता है आपका वो है आपका अर्हीनियस वाला। ठीक है, अर्हीनियस ने कैसे एसिड बेस के बारे में बताया, तो अर्हीनियस ने बताया कोई भी सब्सटेंस है जो कि H प्लस दे पानी में H प्लस देगा तो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ठीक है, पानी में H प्लस देगा तो एसिड हो गया, नहीं देगा तो बेस हो गया। ठीक है, ये अर्हीनियस ने बताया। चलिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं आपका देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पे है और लिमिटेशंस भी आपको पढ़नी है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम मोस्ट कॉमनली एसिड एंड बेस के बारे में इन्होंने बताया। आपको कैसे पता है एसिड क्या होता है, H प्लस वाले एसिड हो गए, OH माइनस वाले क्या हो गए, बेस हो गए, ये आपको पता है। अर्हीनियस के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला अगर H प्लस आयन दे देते हैं पानी में तो वो एसिड हो गए। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन देखा इन्होंने। सम सब्सटेंस जनरेट चार्ज स्पीशीज देते हैं जिसे आयंस कहते हैं, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी वो करते हैं। ठीक है, अर्हीनियस ने देखा इलेक्ट्रिकल करंट इज नॉट एसेंशियल, इलेक्ट्रिकल करंट ही आपका एसेंशियल नहीं है प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन के लिए, तो इन्होंने कैसे दिया, आयंस को कंडक्ट किया इन्होंने, एसिड एंड बेस का एग्जांपल दिया इन्होंने। अर्हीनियस ने डिफाइन किया कोई भी अगर एसिड है तो वो हाइड्रोजन आयन को आपका प्रोड्यूस करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, हाइड्रोजन आयन आपके H प्लस को प्रोड्यूस करेंगे। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस डिसोसिएशन रिएक्शन जो होगा एसिड का वो आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, डिसोसिएशन H प्लस आयन देंगे तो वो आपके क्या होंगे, एसिड हो गए। ठीक है, और अगर हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O अगर देंगे तो आपके बेस हो गए। ठीक है, OH माइनस देंगे तो आपके बेस हो गए। ठीक है, नॉट। अब यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस थी, लिमिटेशंस को आपको ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में था। इन्होंने बोला एक्वस सॉल्यूशन है H प्लस दे दे तो वो आपका क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ठीक है, इट डज नॉट एक्सप्लेन एसिडिक बिहेवियर ऑफ सब सब्सटेंस। देखो ऐसे सब्सटेंस इन्होंने बोला H प्लस दे दे जो, लेकिन उनका क्या, जिनके पास H प्लस है ही नहीं, तो इसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया कि एसिडिक बिहेवियर उनका होता है। जैसे एग्जांपल AlCl3 कैसे टूटेगा यार, H प्लस कैसे देगा, इसके पास तो H ही नहीं है, SO3 N2O5। कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होंगे जिनके पास OH नहीं होगा, तो इन्होंने बोला जो OH माइनस दे दे, ठीक है, OH माइनस दे दे पानी में वो बेस हो गए, AH प्लस दे दे पानी में वो एसिड हो गए। अब जिनके पास H नहीं है वो एसिड कैसे कहलाएंगे, और जिनके पास OH नहीं है वो बेस कैसे कहलाएंगे। जैसे कि एग्जांपल NH3 Na2O Na2O3। ठीक है, ये कुछ लिमिटेशंस उनकी होती है। नेक्स्ट जो है वो आपका है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी की थ्योरी थी। इन्होंने क्या बोला वो भी हम देखेंगे। इन्होंने प्रोटोनिक सिस्टम के बारे में बात बताई। इनकी डेफिनेशन पढ़ती है प्रोटोनिक सिस्टम में, कैसे पढ़ती है, आ जाओ यहाँ पे देखिए। द एसिड बेस रिएक्शन बिकम जस्ट प्रोटोन ट्रांसफर। इन्होंने बोला जो एसिड और बेस की रिएक्शन होती है ना, कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ H का ट्रांसफर हो रहा है, यानी प्रोटोन्स का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज H प्लस। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू देम, इन्होंने क्या बताया कि जो एसिड होंगे, ठीक है,
वो ऐसे स्पीशीज होंगे जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन H+ को डोनेट कर देते होंगे। डोनेट कर दें यानी इलेक्ट्रॉन्स या H+ यानी कि प्रोटॉन डोनर्स जो डोनेट कर देते हैं वो एसिड होते हैं। दूसरी स्पीशीज जो बेस होगी वो ऐसे होंगे जो एक्सेप्ट कर लेंगे प्रोटॉन को दूसरी स्पीशीज से, तो वो आपके क्या हो गए, बेस हो गए। H+ में क्या हो गया, जो कि डोनेट कर देते होंगे H+ को, प्रोटॉन डोनर आपके एसिड हो गए, प्रोटॉन एक्सेप्टर आपके बेस हो गए। इनके अकॉर्डिंग ये था, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने लिख लिख के बताया और फिर इनकी भी लिमिटेशंस देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। और इन्होंने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स के बारे में बताया था। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स क्या होते हैं आपके, जैसे कि आपका HCl है, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड बेस के बारे में ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बताया था। HCl है आपका, यहाँ पे H+ और Cl- में टूट गया, ठीक है। एसिड है आपका, ये आपका एसिड है। तो कॉन्जुगेट कौन होगा, एसिड में जो आपका टूटा हुआ होगा, ठीक है, वो आपका कॉन्जुगेट बेस होगा, बचा हुआ। H+ को छोड़ के इन्होंने क्या बोला था, H+ कौन होंगे, जो प्रोटॉन डोनर होंगे वो आपके एसिड हो गए। तो HCl आपका एसिड है, H+ डोनर है, बाकी बचा हुआ आपका कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। एसिड के उल्टे में आपका बेस आएगा, तो ये आपका वीक बेस होगा, ठीक है। लिमिटेशन क्या था, इन्होंने एसिडिक नेचर ऑफ AlCl3। अब भाई H+ जो प्रोटॉन ट्रांसफर ही नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, कैसे होगा, BF3, ठीक है। इसके बारे में नहीं बताया, इसलिए इनका भी क्या बन जाता है, लिमिटेशन बच जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं इन्होंने, अब आपको अरहीनियस हो गया, लुईस का रह गया ना अभी, चलिए। ये आपका एसिड और बेस कॉन्जुगेट बेस के बारे में भी इन्होंने ही बताया था, ठीक है। यहाँ पर होगा एम्फोटेरिक सब्सटेंस होते हैं जिनके पास H+ और Cl- दोनों चीज़ हो, ठीक है। H+ भी हो और नेगेटिव वाला भी हो, उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। अब यहाँ पे लुईस थ्योरी आए थे। लुईस थ्योरी में आपको पता होगा कि लुईस एसिड एंड बेस बोला था इन्होंने। लुईस एल से लोन पेयर्स, ठीक है। लुईस एसिड ने बोला कि आपके जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, लुईस एसिड, इन्होंने भी एसिड एंड बेस के बारे में बताया। इन्होंने बोला कि लुईस एसिड क्या होगा, लुईस बेस क्या होगा। तो लुईस एसिड की हम बात कर लेते हैं। लुईस एसिड आपके वो होंगे जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वो आपके लुईस एसिड होंगे, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे वो आपके लुईस बेस होंगे, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन का डोनर और एक्सेप्टेंस बताया। तो जो कि आपके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे वो आपके लुईस एसिड होंगे, जो आपके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो आपके लुईस बेस होंगे। अब इन्होंने बोला कि यार न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं एटलीस्ट एक 1 पेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि लोन पेयर्स होने चाहिए, वही तो डोनेट कर पाएंगे, ठीक है। लोन पेयर्स होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन एसिड एज ए स्पीशीज, एटम या मॉलिक्यूल होगा जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अनदर स्पीशीज। अगर आपका एसिड है, ठीक है, एसिड क्या बोला मैंने आपका, जो कि एक्सेप्ट करे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ध्यान से सुनना है। एक्सेप्ट करने वाले को एसिड कहेंगे, लुईस एसिड। डोनेट करने वाले को लुईस बेस कहेंगे, ठीक है। जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है डोनेट ऑफ क्या, डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, वो आपके क्या हो गए, बेस हो गए। ऐसे एसिड एंड बेस को हम लुईस एसिड्स एंड बेस कहते हैं। लुईस एसिड्स ऐसे स्पीशीज होते हैं, एसिड होंगे। तो यानी एसिड क्या होते हैं आपके, एक्सेप्ट करने वाले होंगे। एक्सेप्ट करने वाले वही जो होंगे जिनके पास वैकेंट सीट हो, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल्स होने के पास तो होंगे, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेंगे। और ऐसे पेयर्स जिनके पास लोन पेयर्स हो वो क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे NH3 देखो, इस तरीके से लुईस बेस है, इसका मतलब इसके पास लोन पेयर्स ज़्यादा है, तो ये डोनेट करने की चाहत रखेगा। लुईस एसिड है यानी एक्सेप्ट करेगा, तो BF3 ना इससे एक्सेप्ट करके और ये लुईस एसिड बेस पेयर्स बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका लुईस एसिड बेस पेयर्स बनते हैं, ओके। अब यहाँ पे इनकी भी लिमिटेशंस होगी क्या कुछ, ये यहाँ पे आपको बताना है एसिड स्पीशीज है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, HPO4 2- को क्या करोगे, डिसोशिएट करोगे। डिसोशिएट करने के बाद जो H+ दे देगा उसको आगे हटा के PO4 2- जो होगा आपका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। यहाँ पे भी आपको कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस बताना है। अब आपका आता है नेक्स्ट, वो आता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसे हम KW कहते हैं, ठीक है।
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। प्योर वाटर आपको पता है जनरली जो होगा वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्यों? क्योंकि इनके स्मॉल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। इट डज नॉट हैव नॉन जीरो कंडक्टिविटी नहीं होता है। ये आपके आयंस जो होते हैं प्योर वाटर में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे आयंस जो होते हैं इस तरीके से होता है। वाटर जो होता है आपका वीक एसिड है एज वेल एज वीक बेस भी होता है। तो आपका वाटर जो है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, यानी वीक एसिड की तरह भी बिहेव करेगा, वीक बेस की तरह बिहेव करेगा। किसी भी सैंपल में वाटर मॉलिक्यूल के स्मॉल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो प्रोटोन को डोनेट भी कर देता है, एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो एक्सेप्ट करने के लिए आपके बेस की तरह काम करेगा और एसिड की तरह भी काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो पानी है, H3O माइनस OH माइनस में टूटता है। ठीक है, H3O प्लस और OH माइनस में। तो ये कॉन्सिक्वेंस स्मॉल कंसंट्रेशन आपकी किसकी बन रही है? H3O माइनस की और OH माइनस की। ठीक है, ये आपके पानी में जिसे ऑटो प्रोटोलिसिस कहते हैं, यानी अपने आप जो होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, वाटर सॉरी। अब अगर आप के इक्विलिब्रियम इसका लिख रहे हो तो प्रोडक्ट में आपका क्या है? H3O प्लस OH माइनस की कंसंट्रेशन और H2O की कंसंट्रेशन। ठीक है, KW कैसे लिखेंगे वो आप देखोगे। कांस्टेंट को हम KW कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, जो आप वाटर के लिए लिखते हो ना उसमें। यहाँ पे जो आपका कंसंट्रेशन आता है KW में वो क्या होता है? H3O प्लस का कंसंट्रेशन और आपका OH का कंसंट्रेशन, ये आपका KW होता है बेसिकली। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपकी ये दी हुई है तो 10⁻⁻7 हो जाता है। ठीक है, 298 केल्विन पर होता है यहाँ पे 10⁻⁻7, यानी कि pH जो उसका होगा, अगर आपका 1.0 माइनस 10⁻7 है तो इसका pH जो होगा वो आपका 7 हो जाएगा। तो पानी का pH आपका 7 हो जाता है। ठीक है, पीएच स्केल के बारे में देख लेते हैं। देखो पीएच स्केल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन होती है आपकी H3 माइनस और OH माइनस की किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में एसिड एंड बेस की तरह बिहेव करता है, वो आपका KW होता है, यानी कि वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है? वर्किंग ब्रूइंग बियर फोर्स। प्रैक्टिकल स्केल आपका पीएच स्केल होता है जो कि कंसंट्रेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयंस, कितना कंसंट्रेशन कितना पोटेंशियल जो होता है एक्वस सॉल्यूशन में आपके H प्लस आयंस का है, उसे पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच को कैसे डिफाइन करते हो आप? नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ बेस 10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। मैं पहले ही बता चुकी थी आपका पीएच अगर आप डिटरमाइन करोगे, पीएच इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस log H प्लस। log बेस 10 इसलिए दिया हुआ क्योंकि log बेस 10 1 ही होता है। ठीक है, ये अगर आप पीएच लिखते हो फॉर H3O प्लस इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर आपका कोई पीएच इस तरीके से दिया हुआ है कि आपका 10⁻³ 1 इंटू 10⁻³ तो ये 3 जो होगा वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि log बेस 10 यहाँ पे क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी आपको ऐसा पीएच दिया हुआ है log बेस 10 10⁻⁷ तो इसका पीएच 7 हो जाता है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ये आपने पढ़ा होगा। देखो न्यूट्रल कब होता है? जिसका पीएच आपका 7 हो जाता है। एसिडिक कब होगा? जब आपका पीएच क्या होगा? लेस देन 7 होगा। ठीक है, बेसिक कब होगा? जब आपका पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। ठीक है, ये तो आप पढ़ के आ चुके हो, वही चीज़ें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सिमिलर टर्म्स हैव बीन डिफाइंड यूजिंग नोटेशन विच मीन्स नेगेटिव लोगैरिथम। ठीक है, POH जो होता है आपका नेगेटिव लोगैरिथम होता है। POH अगर आपको लिखना होता है तो -log 10 OH माइनस, PKW लिखना तो -log 10 KW, PKA लिखना तो -log 10 K, PKB लिखना तो होता है -log 10 KB। ठीक है, इस तरीके से आपको ये टर्म्स लिखनी होती है। अगर आपका KW है तो आपको पता है कि KW क्या होगा? H3O की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन। अब अगर हम इस log को 1 से -1 से दोनों साइड से क्या कर दें? माइनस से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर देते तो -log KW -log H3O -log OH पे, तो PKW जो आपका निकलता है PH प्लस POH, यहाँ पे बन जाता है PKW। ठीक है, उसके बाद जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि PH प्लस POH आपका 14 के बराबर होता है, यानी जो आपका PKW है वो बेसिकली आपका 14 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि आप कैसे pH को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करना है pH को। उसके बाद कितना रह गया? बस आपका बस यही रह गया कि कैलकुलेट कैसे करना है pH को। ठीक है, आज ये इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे कि कैसे आप pH की वैल्यू को किसी भी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस में इक्वेशन जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप कैसे pH को कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए आपका वैल्यू है 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl दिया हुआ है, और यहाँ पे HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि आयनाइज हो जाएगा कम्प्लीटली। तो HCl है एक्वस में H2O है तो H3O माइनस और प्लस में Cl।
अब यहाँ पे 0.001 मोल ऑफ HCl दिया हुआ है आपको, जिसने 0.001 मोल ऑफ हाइड्रोनियम आयंस को दिया कंप्लीट आयनाइजेशन करने के बाद। तो कंसंट्रेशन H3O आयंस का क्या हो गया, ये हो जाएगा, ये लिख दूंगी मैं 10 इंटू 10⁻³ क्यों, क्योंकि 0.0130 है। तो मैं इसको अगर राउंड ऑफ करके लिखूँ तो 1 इंटू 0 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपको लिखना आना चाहिए। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे किसका, अब दूसरा देख लो, ये है आपका, और इसका pH जो है वो आपका कैसे निकलेगा। अगर आपका HCl है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ HCl H3O जो होगा ऑटो आपका 10⁻⁷ होगा। अगर HCl प्रेजेंट है तो, HCl एब्सेंट है तो 10⁻⁷ होगा, यानी कि इसका क्या हो गया, 7 हो गया। अब जब HCl है ही नहीं तो वो 7 pH का होगा। अगर HCl है यानी एसिडिक होगा तो लेस देन आपका क्या होगा, 10⁻⁷ होगा। ठीक है, अगर pH आपको निकालना है, जैसे कि आपको दिया होता है कंसंट्रेशन माइनस लॉग H+ की मैंने पहले बताई थी 1 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। और अगर इस तरीके से टर्म आ रहा है कि 1 इंटू 10⁻³ है, किसी भी माइनस में होगा वही आपका pH होता है, तो इसका 3 pH हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 100 टाइम्स अगर सॉल्यूशन में इसका कंसंट्रेशन ये है और ये 100 है, 2 और बढ़ जाएंगे ऊपर आके तो 10⁻⁵ हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर भी सेम है, अगर 1 इंटू 10⁵ है -5 जो भी है वही टर्म आपका pH होता है, तो इसका pH 5 हो जाता है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे जो होगा, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेके आऊँगी ना तो वो भी कराऊंगी आपको। तो यहाँ पे ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं हम। आपको pH निकालना है 0.010 मोल ऑफ एक्वस सॉल्यूशन NaOH का आपका 298 केल्विन पे। तो सिंस NaOH आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो फुली आयनाइज हो जाएगा सॉल्यूशन में Na+ और OH- में। अब देखो ये हो गया। अब जो कंसंट्रेशन होगा हाइड्रोक्साइड आयंस का OH- वो आपका 1.0 इंटू 10⁻² है। ठीक है, ये हो गया किसका, OH- का। तो अगर Kw लिखूंगी तो H3O+ और OH- लिखूंगी। अब मुझे हाइड्रोनियम आयन का निकालना है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन का मैंने बताया Kw और OH-। ठीक है, आप सब्सटीट्यूट करोगे, आपको पता है कि Kw की वैल्यू जो होती है वो ये होती है 1.00 10⁻14 होती पहले बताया था। और OH- की अभी हमने देखी कि 1.00 इंटू 10⁻² है। अब इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो आप 10⁻12 हो जाएगा। क्यों, ये देखो -2 पावर है, ये -14 पावर है, दोनों का माइनस माइनस यानी माइनस हो जाएगा। 14 में से 2 गया, माइनस का 12, तो यहाँ पे ये आंसर बचेगा। ठीक है, तो pH जो आएगा आपका, मैंने बताया था कि ये हो जाएगा, जो pH 1 इंटू 10⁻12 है, यानी कि 12 ही pH होना चाहिए। अब क्या होगा, POH कैसे निकालोगे, POH माइनस लॉग जितना भी आपका दिया हुआ है वो। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने यहाँ पे -2, इसका जो है -2 देखा तो ये आपका 2 हो गया। तो आपको पता है pH जो होगा वो क्या होता है, PKW माइनस POH होता है। PKW आपका 14 होता है, माइनस जो आपने 2 निकाला POH, उसको माइनस करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली आपका 12 ही आ रहा था pH। अब यहाँ पे आप देख लेना इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप pH ही कैलकुलेट करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ठीक है, और ये आपकी समरी। आई होप यू अंडरस्टैंड किस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे टर्मिनल क्वेश्चंस देखिए कि आपको इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। ठीक है, पहले तो बताना है इलेक्ट्रोलाइट क्या है, फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपको ड्रॉबैक लिखना है अर्हीनियस एसिड बेस का। ठीक है, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स कैसे होते हैं। जब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी ना तो वहाँ पे भी आपको मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही समझाऊंगी, वो भी सॉल्यूशन के साथ, कि कॉन्जुगेट एसिड क्या है, कॉन्जुगेट बेस क्या है। अगर आपका H+ वाला टूट जाता है, ठीक है, ये आपका कॉन्जुगेट एसिड है या बेस है, ये आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल क्वेश्चंस के आपको आंसर दिए हैं। देखो कैसे करना है कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर्स को। देखो HSO4 है, NH3 है, ये आपका क्या है, जो H+ के साथ जाए वो आपका कॉन्जुगेट एसिड होता है, ब्रॉन्स्टेड लोरी वाला। तो ये आपका एसिड हो गया, ये आपका एसिड 1 जो पहले ही है, इसके पास H है, इसके पास भी H है, तो ये आपका एसिड हो गया। अब इसका बेस 1 वो होगा जो H के साथ गया होगा, यानी H इससे रिलीज हुआ होगा, तो ये SO4 है, तो ये आपका बेस 1 हो गया। तो यहाँ पे हो गया आपका बेस 1। ठीक है, जहाँ से H गया, अब इसने क्या किया, यहाँ से आपने H लिया इसको, तो ये आपका बेस 2 हो गया, और जो H+ लेके गया वो आपका एसिड हो गया। तो कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर्स इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग। तो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपका आयनिक इक्विलिब्रियम जो होगा नेक्स्ट पार्ट 2 वाला और पार्ट 3 वाला मैं एक साथ करा दूंगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और टाइमिंग देख लेते हैं, टाइम क्या हो रहा है, 12:42 हो रहा है, 12:42। ठीक है,
तो अब मैं इसको अपलोड करूँगी, उसके बाद आपको मिल जाएगी और फिर ये आप लेक्चर इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट में मिलते हैं। अब बाकी क्या करना है आपको, टेलीग्राम लिंक जो है गिवन होगा, वहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी जो भी क्वेरी हो आपको अबाउट असाइनमेंट्स, अबाउट क्वेश्चन पेपर्स, अबाउट कुछ भी प्रैक्टिकल से रिगार्डिंग जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ पर पहले ही 808 बच्चे हैं, ठीक है, मतलब कि और ज़्यादा 800 प्लस है, तो आप वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके लिए एक छोटा सा लेक्चर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब, यही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। और क्या करना है, दिस, ठीक है। वो यार अंगूठा कैसे बनाते हैं, ऐसे ना, ओए होए ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये भी करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट ऑल्सो, बाय।